रिकॉर्ड करेगा कि हाँ करेगा। ऑलराइट, तो हम इसको कर रहे थे डिस्कस कि एक जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है। तो जैसे कि हम ये कर रहे थे डिस्कस कि इसका मैथ्स चूँकि बकिया 3 से ऑलमोस्ट ज़्यादा है तो एनर्जी वाइज ये डिके कर सकता है। प्लस चार्ज वाइज हमने देखा कि न्यूट्रॉन के ऊपर पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर भी ये क्योंकि प्रोटॉन का प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज ये कंबाइन होके इसको न्यूट्रल बना रहे हैं। फिर हमने इसकी एंगुलर मोमेंटम देखी कि अगर हम इसको स्टैटिक हालत में भी ले लें तो उसके पास सिर्फ न्यूट्रॉन के पास सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम यानी कि स्पिन बचती है। तो इसकी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हाफ है। तो अब यहाँ पर ये जो 3 पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन सम हाउ ऐसी होनी चाहिए कि वो एडअप होकर आपको हाफ बचे। तो वो हम यहाँ पे देख लें कि अगर हम प्रोटॉन की स्पिन एक लम्हे के लिए हाफ मान लें तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए ताकि कैंसिल आउट होकर हाफ बच जाए। दूसरी सूरत में अगर हम इवन जो उसकी लीनियर मोमेंटम की भी बात करें तो हम ये सपोज कर सकते हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर न्यूट्रॉन को फर्ज करें हमने यहाँ माना कि वो सेंटर में बैठा हुआ है तो उसमें से फिर ये पार्टिकल इस तरह से निकलें डिके होने के बाद, राइट, कि इनके मोमेंटम का सम जो है वो समहाउ ज़ीरो हो जाए। तो भी हम ये कहेंगे कि ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम ये देखें क्या, जैसे किसी ने मुझसे शुरू में सवाल पूछा था कि हमें ये कैसे पता चला कि न्यूट्रिनो एंटी एंटी होना चाहिए, ये आम न्यूट्रिनो भी तो हो सकता है। यस ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन आप देखें कि न्यूट्रॉन के ऊपर लेप्टॉन नंबर कितना है, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो सारे क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन तो है नहीं। तो इसका लेप्टॉन नंबर जो है चाहे वो ई हो चाहे वो म्यू हो चाहे वो टॉ हो वो ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर भी लेप्टॉन नंबर जो है वो ज़ीरो है क्योंकि प्रोटॉन में तो सिर्फ क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन तो है नहीं। अब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कह चुके थे कि हमने इसका लेप्टॉन नंबर जो है वो +1 लिया हुआ है, यानी कि जो नेगेटिव साइन का इलेक्ट्रॉन है। तो अब चूंकि यहाँ पर लेप्टॉन नंबर इनिशियली ज़ीरो है तो जो फाइनल स्टेट्स हैं जो न्यूट्रॉन डिके किया है तो उसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर और बल्कि सारे लेप्टॉन नंबर जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। तो अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को +1 असाइन किया हुआ है लेप्टॉन नंबर, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेप्टॉन आएगा वो लाजमी तौर पे जो है वो न्यूट्रिनो ही होना चाहिए। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वो है न्यूट्रिनो हैं वो म्यून न्यूट्रिनो हो, राइट, वो नहीं हो सकता इस वजह से कि हमारे पास म्यून यहाँ पे है ही नहीं, तो वो उसका न्यूट्रिनो भी नहीं आ सकता। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मौजूद है। अच्छा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करना है तो यहाँ चूँकि प्लस है, राइट, तो यहाँ पर लाजमी तौर पे जो इलेक्ट्रॉन नंबर जो न्यूट्रिनो होगा वो एंटी न्यूट्रिनो होना चाहिए जिसका कि इलेक्ट्रॉन नंबर -1 हो, ताकि इन दोनों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन नंबर ज़ीरो हो जाए, राइट, जैसे कि शुरू में ज़ीरो हैं, राइट। तो ये वजह है कि हमारे पास लाजमी तौर पे यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आना चाहिए, न्यूट्रिनो नहीं आ सकता यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अलावा भी कोई और न्यूट्रिनो नहीं आ सकता। एक बात। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अभी बात की थी बैरियन नंबर। देखिए बैरियन नंबर इस तरह का होता है जो शुरू में लोगों ने डिफाइन किया। बैरियन नंबर से बैरियन नंबर से हमारी मुराद है कि जितने भी क्वार्क्स हैं, लेट्स से क्या कहना चाहिए कि जो क्वार्क्स हैं उनका बैरियन नंबर ये 1/3 ये ले लेते हैं। तो अब अगर हमारे पास अब ये अप और डाउन दोनों शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन जो है जिसमें कि 2 अप और एक डाउन क्वार्क मौजूद हैं, तो इसका और इस बैरियन नंबर को हम नॉर्मली बी से जाहिर करते हैं। उसका मतलब है कि इसका बैरियन नंबर क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि 1/3 +1/3 +1/3
इज इक्वल टू 1। और यही चीज़ न्यूट्रॉन के साथ भी है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो दो डाउन और अप से मिलके बना है, तो उसका भी बैरियन नंबर क्या हुआ, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमने बस ऐसे ही नंबर रख दिए। यस, ऑफ कोर्स हमने ऐसे नंबर रखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये नंबर कंसिस्टेंट नहीं है। लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में इन नंबर्स को इस्तेमाल करके देखा कि क्या ये वर्क करते हैं कि नहीं करते। तो अब तक तो यही देखा गया है कि बैरियन नंबर जो है वो कंजर्व रहता है, राइट। यही वजह है कि एक प्रोटॉन अगर देखा जाए, फर्ज करें कि एक पी प्लस है, वो अगेन इस तरह की किसी चीज़ के अंदर डिके कर सकता है इन प्रिंसिपल, राइट, लेकिन नहीं कर रहा। तो एक तो ये कि यहाँ पर बैरियन नंबर वायलेट हो रहा है, और लेप्टॉन नंबर भी वायलेट हो रहा है। अच्छा, हम ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि जिसके अंदर के जो वो है आई मीन प्रोटॉन, आई मीन डिके कर जाए, लाइक पाई प्लस गैमा टाइप की कोई चीज़ हो। तो वहाँ पर तो ऐसी तो इस तरह के भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बैरियन नंबर आई मीन वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं, ये प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन डिके हम देख रहे थे, तो यहाँ पर इनिशियल बैरियन नंबर 1 है। आप देखें कि न्यूट्रॉन का बैरियन नंबर 1 है, तो प्रोटॉन का भी बैरियन नंबर 1 है, ठीक है। और कोई और इसके अंदर बैरियंस शामिल नहीं है। अगर होते तो चूंकि इनिशियली यहाँ पर हमारे पास बैरियन नंबर 1 है, तो अगर यहाँ पे कोई और बैरियंस इन्वॉल्व होते, तो उन सब का बैरियन नंबर एड अप होके कुछ ऐसा होता कि वो 1 बचता। एक चीज़ और याद रखें, ये नॉमेनक्लेचर है, ये आपका इसके इससे बहुत वास्ता पड़ेगा कि वो ऑल दोज पार्टिकल्स which which फील से मुराद आप समझते हैं, ये नहीं कि जैसे आप हो रहे हैं, मुझे सर में दर्द फील हो रहा है, वो नहीं। फील से मुराद हमारी ये है कि विच इंटरेक्ट फील्स, और ये कहना चाहिए विच इंटरेक्ट interact via strong force, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करते हैं या स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं, लाइक प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं। उन तमाम पार्टिकल्स को, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो क्वार्क से मिलके बनी हैं, वो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज हेड्रॉन, राइट। ये नाम, ये जो LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो कहलाता है सर्न में, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये उर्फ आम में हम उसको LHC कहते हैं, एट सर्न, SERN। ये सर्न जो है वो एक फ्रेंच नेम है, सेंचुरी यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर। ये 1950s में तो न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बना था, लेकिन अब वहाँ न्यूक्लियर रिसर्च तो क्या, पार्टिकल फिजिक्स होती है, राइट। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसलिए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, राइट। हेड्रॉन इसलिए कहते हैं इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन टकरा रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको हेड्रॉन कोलाइडर कहते हैं, राइट। इससे पहले जो इसी इसी जगह पे एक और मशीन थी 1980s में, वो लैब कहलाती थी। उसका नाम था लार्ज लेप्टॉन कोलाइडर, लेप्टॉन कोलाइडर थी, ठीक है, LEP, वो आई मीन कहलाती थी, अगेन एट लैब, एट ये लैब थी एट सर्न। लेकिन उसको आई मीन डीकमीशन करके अर्ली 1990s में उसकी जगह ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पर जो सोर्स थी वो ये थी कि पीपी कोलिजन हो रहे थे, कि पीपी टकराते थे, प्रोटॉन प्रोटॉन टकराते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराते थे बेसिकली लैब कोलाइडर में, राइट। तो जब भी हम हेड्रॉन की बात करेंगे, इससे मुराद ये है कि ये कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि
क्वार्क से मिलके बने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हेड्रॉन्स बुनियादी तौर पर दो तरह के हो सकते हैं, मेसॉन्स होंगे या बैरियॉन्स होंगे। कि ये दो तरह के होंगे। बैरियॉन्स जो होते हैं वो क्यू 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 स्टेट्स होती हैं, और मेसॉन्स जो होती हैं वो क्यू बार और क्यू प्राइम, ये इस तरह की स्टेट्स होती हैं। क्योंकि जब भी क्वार्क्स होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करेंगे। याद रखिए क्वार्क के ऊपर चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज भी है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी करते हैं। इन पे वीक चार्ज भी होता है, ये वाया वीक डिकेज भी इनमें टेक प्लेस होते हैं, मतलब ये वीक इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और चूंकि ये क्वार्क्स हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी रखते हैं, और उनके पास मैस मौजूद है तो सम हाउ ग्रेविटेशन भी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इनका मैस वैनिशिंगली स्मॉल है तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस को हम बहुत सेफली से जो नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि क्वार्क्स वो वाहिद मैटर स्टफ है जो हर तरह की फोर्स को फील करता है। लेकिन जो लेप्टॉन्स होते हैं वो सिर्फ, क्योंकि जो जो चार्ज लेप्टॉन्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, नियॉन, टाउ, इन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और ये वीक इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। लेकिन इन पे चूंकि स्ट्रॉन्ग चार्ज नहीं है, ये क्वार्क्स के नहीं बने मिलके बने हुए, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और चूंकि अगर जिनके पास मैस मौजूद है तो वो ग्रेविटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगेन वैनिशिंगली स्मॉल मैसेज हैं तो ग्रेविटी को हम बहुत आसानी के साथ जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप पूरा जो चैप्टर 1 आप उठा के देखिए, ये जो मैंने आपको एक तरह से समराइज़ करने की कोशिश की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपको मुख्तलिफ जो डिके पैटर्न्स दिखाएं कि एक पार्टिकल था वो डिके कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो एक पार्टिकल इस तरह का डिके कर रहा है पाई मेसॉन के, वो उससे परपेंडिकुलर जा रहा है, राइट। तो परपेंडिकुलर क्यों जा रहा है, वो इसकी वजह ये है कि आप देखिए कि अगर एक पार्टिकल इधर आ रहा था वो अगर डिके करेगा तो लाजमी तौर पे एंगुलर मोमेंटम वगैरह को कंजर्व करने के लिए, राइट, उसको बैक टू बैक टाइप की चीज़ों की तरफ उसको जो है वो जाना पड़ेगा। या आपने देखा कि उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उसने बात की कि जो टू बॉडी डिकेज थे जिसमें एक पार्टिकल आगे दो बॉडी में डिके कर रहा था, तो वो जो थे आई मीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बिल्कुल सॉलिड टाइप की थी, यानी कि वो उसमें इस तरह के कर्व नहीं थे जो कि न्यूट्रिनो में आपने देखा होगा इस तरह का। वहाँ क्यों इस तरह का कर्व था, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जो था वो तीन पार्टिकल के अंदर डिके कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक फर्ज करें वो एक पार्टिकल आया ए, वो बी और सी के अंदर डिके करता है, तो जो कुछ एनर्जी और मोमेंटम बी लेके जाता है एग्जैक्टली वही सी के साथ होती है। तो अगर आपको ये पार्टिकल के ट्रैक्स ना भी मिले, जैसे कि अगर फर्ज करें ये न्यूट्रिनो हो, क्योंकि न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज नहीं होता तो वो अक्सर डिटेक्टर्स में अनसीन रहता है, दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को देखने के लिए है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज करते हुए जाते हैं जो भी हमारे पास चैम्बर्स होते हैं उसके फ्लूइड को, या जो भी हमने जो भी उसके अंदर हमने मैकेनिज्म रखा होता है, या तो कोई वो होती हैं आई मीन गैसेज होती हैं, हाईली डेंस गैसेज होती हैं, उनको वो आयोनाइज करते हैं, या और कोई ऐसा तरीका होता है। तो जब तक कि उसके ऊपर चार्ज ना हो पार्टिकल के ऊपर, हम हमारे लिए वो जो डिटेक्शन तकरीबन नामुमकिन होती है। तो अब अगर बी को डिटेक्ट कर लिया और सी डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हमें मालूम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम वगैरह हमें डिक्टेट करती हैं कि लाजमी तौर पे ये एक पार्टिकल इस तरह का है, या मैं ये मान लूँ ये इस तरह कहने से मोमेंटम कंजर्व नहीं होगी, या मैं, क्योंकि हम लोग रिलेटिविटी में ये बात पढ़ेंगे कि हम फौरी तौर पे ये काम कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि ए के रेस्ट फ्रेम में आ जाएं। ए के रेस्ट फ्रेम में आने का मतलब है कि ए की स्पीड के साथ भागना शुरू कर दें तो ए हमें रुका हुआ दिखाई देगा। जब वो रुका हुआ दिखाई देगा इसका मतलब जब वो डिके करेगा तो बैक टू बैक करेगा। तो अब अगर हमें बी की इंफॉर्मेशन है और सी की नहीं है, तो हम बी की इंफॉर्मेशन से सी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भाई एम ए जो था वो फर्ज करें एम ए जो था लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो फर्ज करें, और बी आपको मिला लेट्स से आपके पास बी मिला है लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें मालूम है कि जो बकिया एनर्जी है वो कहीं तो गई होगी,
तो ये जो पार्टिकल सी गया है, इसकी लाजमी तौर पे एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये पार्टिकल एम ए, इसकी स्पिन फर्ज करें ज़ीरो है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे हिग्स बोसॉन है, उसकी स्पिन ज़ीरो है, उसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल जो बैक टू बैक निकले हैं, इनकी जो एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो जो भी हो, हाफ हो या 1 हो या 2 भी हो, वो बहरहाल जो भी होगी वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, राइट, अदरवाइज प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसमें ज़ीरो वाले में थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है कि आप उसको कैसे सेट करेंगे, हाफ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। बट लेट से अगर ये जो पार्टिकल एम ए है, इसकी स्पिन 1 हो, राइट, तो अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती सवाए इसके कि ये जो पार्टिकल बी इधर गया है, इसकी स्पिन भी 1 हो, सॉरी हाफ हो, और ये वाला जो पार्टिकल जा रहा है इसकी स्पिन भी हाफ हो। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या इनमें से किसी एक की स्पिन ज़ीरो होगी, दूसरे की स्पिन 1 होगी, अदरवाइज आप इसको जो है बैलेंस नहीं कर सकते। तो हम अ, यानी कि मेरा मतलब कहने का ये कि अगर ये पार्टिकल इनविजिबल भी हो जाए चार्ज ना होने की वजह से, तब भी हम इसकी बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ अबव कंजर्वेशन लॉज। ये कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो नेचर कभी भी नहीं भूलती, और नेचर अपने लॉज को हमेशा याद रखती है। और हम ये ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो क्या मौके हो सकते हैं कि जहाँ पर कि नेचर हमें शेकी दिखाई दे, और ये दिखाई दे कि वो अपने लॉज को किसी जगह पे आके फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कुछ ख़ास ऐसी कंडीशंस हों कि जिसमें वो लूज़ कर देती हो। लेकिन आज तक हमें ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है। ख़ास तौर पे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम है, ये बहुत ही फंडामेंटल लॉज हैं जिसको नेचर फॉलो कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम आगे जाके देखेंगे, इसको हम मोर टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं गेज सिमेट्रीज कहते हैं। तो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, जिसका ताल्लुक है ये जो हम चार्ज के साथ हम कह रहे हैं, या वो वीक इंटरेक्शंस हों तो उसमें वीक चार्जेस हों, या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हों जिसमें ग्लूऑन्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, ये सारी गेज सिमेट्रीज हैं। और नेचर बहुत ही सटल तरीके से, सटल, मैं सर्टन नहीं कह रहा हूँ, सटल कह रहा हूँ, सटल से मुराद इंग्लिश में ये होती है कि समवॉट कॉम्प्लिकेटेड वे में इन सिमेट्रीज को समहाउ इंटैक्ट रखती है, फॉलो करती है। और ये सिमेट्रीज जो हैं वो बेसिकली स्पेस टाइम सिमेट्रीज नहीं है, इंटरनल सिमेट्रीज हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अब देखिए यहाँ पे दो बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये कि आप चीज़ों की ऊपरी सतह पे आप रहें, यानी कि जैसे कि क्योंकि मेरे साथ मैं जो प्रॉब्लम है वो ये कि मैंने इससे पहले भी देखा कि स्टूडेंट्स ने ये ले तो लिया पार्टिकल फिजिक्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि बैकग्राउंड नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। अभी मैंने इसका रिज़ल्ट फाइनल किया जीआर का, तो मुझे देख के इंतहाई तकलीफ़ हुई, जो कि मैं किसी और को क्या कहूँ, मैं ख़ुद अपने आप को ब्लेम करूँ कि इतना मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन जितना पढ़ाया उसमें भी मैंने ये देखा कि आज भी स्टूडेंट्स को अ, एक वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना नहीं आया, और उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। तो अब ये जो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ इंटरनल सिमेट्रीज़ का और स्पेस टाइम सिमेट्रीज़ का, ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखनी पड़ती है, थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी सीखनी पड़ती है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग हैं कि जो कि वाक़ईतन मेहनत करने को तैयार हैं। देखिए, ये जो ग्रिफ़िथ की किताब है ये बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन अब ये थोड़ा-सा हमारे ऊपर है कि हम इसमें से कितनी चीज़ें हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं। मैंने अली को बहुत पहले जब उसने शुरू में मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने कहा था कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव स्कीम मौजूद है कि जिसके ज़रिए से आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन सारा सवाल ये है कि लोग मेहनत करने को जो है कितना तैयार हैं। ये जो सिमेट्रीज़ अगर आपको समझ में आ गई, तो पार्टिकल फिजिक्स का बहुत हद तक खेल समझ में आ जाता है। लेकिन चूंकि अगर यही समझ में नहीं आया,
तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम पार्टिकल कहते किसको हैं? तो ग्रुप थ्योरी में जो किसी ग्रुप की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो पार्टिकल कहलाती है। और ये जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनको हम पार्टिकल्स कह रहे हैं, इनका ताल्लुक बेसिकली लॉरेंस ग्रुप से होता है। जब हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे, उसकी जो सारी आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सब करते हैं, ये बेसिकली एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। और उस ग्रुप की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती हैं, बाज़ रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती हैं जो रिड्यूसिबल नहीं होती। मुझे नहीं मालूम आपने ग्रुप थ्योरी इससे पहले कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो बाज़ मैट्रिसेस इस तरह के बनते हैं जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये जो इंटरेस्टिंगली ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं लॉरेंस ग्रुप की, राइट? तो ये स्पेस टाइम सिमेट्रीज हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम सलाम वाइनबर्ग मॉडल लेते हैं, जो कि बेसिकली SU3C क्रॉस SU2 लेफ्ट क्रॉस U1Y है, ये सारे के सारे इंटरनल सिमेट्रीज हैं। ये U से मुराद यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 है, ऑफ डायमेंशन 1 है। हाइपर चार्ज क्या है वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। इसी तरह ये SU2 है, ये स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स हैं ऑफ 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 डायमेंशन 2, यानी कि इसमें जो मैट्रिसेस इन्वॉल्व होंगे वो 2 डायमेंशन के हैं। लेफ्ट है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी हैंडेडनेस होती है, कुछ पार्टिकल राइट हैंडेड होते हैं, कुछ पार्टिकल लेफ्ट हैंडेड होते हैं। और फिर और प्लस SU3C, यहाँ पे इससे इसकी जो मुराद है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। ये स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स हैं ऑफ 3 डायमेंशन। सी से मुराद कलर चार्ज है, राइट? तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जाहिर कर रहा है, ये हिस्सा वीक फोर्स को जाहिर कर रहा है, और ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग फोर्स को जाहिर कर रहा है, राइट? सलाम का ओरिजिनल आइडिया जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का था वो ये था, और बाद में फिर हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो सिमेट्रीज हैं, दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज और इंटरनल सिमेट्रीज। इंटरनल सिमेट्रीज हैं, इनके स्पेस टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि आप ये कहें कि जैसे आप चार यानी कि एक स्क्वायर होता है, ये इसमें सिमेट्री है, आप इसको इसको अगर आप 90 डिग्री के ऊपर आप अगर घुमा दें तो ये वैसे का वैसा रहेगा। तो ये बेसिकली स्पेस टाइम सिमेट्री टाइप की चीज़ें, ज्योमेट्रिकल सिमेट्रीज हैं, राइट? या आपने कंजर्वेशन ऑफ आपने का मोमेंटम जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि पूरी लाइन आप अगर आप सोचें ये एक्स डायरेक्शन की, अगर ये पी एक्स हो तो कहीं पर भी चले जाएं तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। ये कंटिन्यूस सिमेट्रीज हैं, स्पेस टाइम सिमेट्रीज हैं, राइट? लेकिन ये सिमेट्रीज, इनका ताल्लुक किसी भी स्पेस टाइम से नहीं है, ये मैथमेटिकल सिमेट्रीज हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज हैं। लेकिन सम हाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो हैं, इनका ताल्लुक इंटरनल सिमेट्री से बनता है कि नेचर बहुत सटल तरीके से इनको इनको फॉलो करती है। इसी तरह आप आगे जाके जो क्वार्क मॉडल्स देखेंगे, आप देखेंगे वो SU6 एक मॉडल था, शुरू शुरू में लोगों ने दिया है। SU6 6 इसलिए थे कि इसमें 6 क्वार्क्स थे। तो उन्होंने उस पूरे जो पार्टिकल्स का जो हमारे पास पूरा एक जू आ गया था, उनको आपस में रिलेट करने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आज जो हमने जितना कुछ डिस्कस किया है, इसकी रोशनी में आप एक दफ़ा दोबारा पढ़िए, और मेरे ख्याल से अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये समझ में आ जाएगा, मेरा ख्याल है, कि कौन से रिएक्शन के बारे में वो कह रहा है कि ये हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते, तो उसका फैसला आपके पास हो जाएगा। इसी तरह एक चीज़ थोड़ी सी रह गई, मैं एक आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने वो एक छोटा सा प्लॉट बनाया था, वो प्लॉट रह गया। कि ये आपको याद है कि ये वाला प्लॉट जो था वो न्यूट्रिनो के हवाले से था। उसमें क्यों था? क्योंकि उसमें 3 पार्टिकल इन्वॉल्व थे, क्योंकि एक न्यूट्रॉन डिके कर रहा था प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में, ठीक है? तो आपको इन 2 की इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, तीसरी की नहीं मिल रही थी। तो इसलिए वहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन उसका कुछ इस तरह का था। लेकिन अगर जहाँ हमें एग्जैक्टली जैसे टू बॉडी, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज 3 बॉडी डिके, 3 बॉडी डिके आप कह लें, क्योंकि डिके हुआ है।
यहाँ पर ये वाला जो डिके है ये बेसिकली टू बॉडी डिके है, इसमें इसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं इन द फाइनल स्टेट, राइट, दिस इज कॉल्ड एज टू बॉडी डिके, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर होती हैं कि जितनी एनर्जी है इसकी उसका 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 बकिया हिस्सा यहाँ इस वाले पार्टिकल में होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 पार्टिकल इन्वॉल्व हैं तो इसकी ये जो थर्ड पार्टिकल है इसकी एनर्जी थोड़ी सी जो है वो आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ क्योंकि आप देख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो पार्टिकल निकलेगा तो कुछ इस तरह के ये 3 डायरेक्शन में निकलेगा, राइट। अगर यहाँ हम सोचें कि न्यूट्रॉन सेंटर में बैठा हुआ है और ये 3 पार्टिकल निकले, तो चूंकि न्यूट्रिनो का मास वगैरह वैनिशिंगली स्मॉल है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को आप एग्जैक्टली फिक्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से पार्टिकल्स की नेचर का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पार्टिकल कितना मैसिव हो सकता है और क्या था। तो इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देख के फर्मी वगैरह, अर्नेको फर्मी था, उसने इसका नाम न्यूट्रिनो लिखा था, इंतहाई वैनिशिंग पार्टिकल विद एक्सट्रीमली वैनिशिंग मास, ठीक है। तो लोगों ने, और इवन आपको याद होगा कि ये जो लोगों ने ये कहा कि ये पार्टिकल होना चाहिए, उसकी वजह भी महज क्या थी, सिंपल एंगुलर मोमेंटम के मसले थे कि अगर फर्ज करें कि एक न्यूट्रॉन जो था, फर्ज करें यहाँ पे था ना, ये कहाँ गया, ये मैंने यहाँ लिखा कि ये न्यूट्रॉन, अगर ये न्यूट्रिनो ना होता तो न्यूट्रॉन अगर डिके करता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की ये न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हमें मालूम थी हाफ है। तो ये कभी मुमकिन नहीं था कि न्यूट्रॉन की स्पिन अगर हाफ है, शुरू में हमें अगर स्पिन हाफ चाहिए या एंगुलर मोमेंटम हाफ चाहिए, तो इन दोनों का सम होके हाफ मिलता, नामुमकिन था। तो लाजमी तौर पे हमें एक तीसरा पार्टिकल चाहिए था, राइट। तो याद रखिए कि नेचर के अगर हम फंडामेंटल लॉज को फॉलो करें तो हम चीज़ों को दरियाफ्त कर सकते हैं, राइट। और आप ये भी कह सकते हैं हम इसमें 4-5 पार्टिकल और ऐड कर दें, लेकिन याद रखिए कि नेचर ये चाहती है कि सर्टेन लॉज हैं उनको वो हमेशा फुलफिल हों, और आप मिनिमल चीज़ें ऐड करें। आप इसमें 10 पार्टिकल ऐड कर दें, उससे क्या होगा, लेकिन 10 पार्टिकल जो है वो ऐड करना कभी भी मिनिमल अप्रोच नहीं है। मिनिमल अप्रोच ये कि कम से कम पार्टिकल ऐड करके आप जो फंडामेंटल लॉज हैं उन्हें आप इंटैक्ट रखें, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें थोड़ा सा करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक रहा सवाल क्वार्क मॉडल का, वो हम थोड़ा सा इसकी जो डायग्राम्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, ये जो ख़ास तौर पे जो कहलाता है 8 फोल्ड वे जो कहलाता है, हम इसको अगली क्लास में हम इसको जो है देख लेंगे। लेकिन इसकी सही मानों में जो इसकी जो समझ है वो उस वक्त आती है जब हम थोड़ा सा SU6 टाइप के ग्रुप्स को पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें की गई हैं ये बेसिकली हवा में नहीं कर दी गई, इसके पीछे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी कि लोगों ने इन चीज़ों में आपस में रब्त पैदा किया और रब्त पैदा करके उनको एक ख़ास फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, राइट। तो उसके पीछे मैथमेटिक्स मौजूद है, आर्बिट्रेरी नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। तो हैविंग सेड दैट, अब आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मैं ना समझा पाया हूँ तो पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर सर अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम देखते हैं सही सर, हाँ तो हाँ। सर हमारे पास जो न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसकी एंटी पार्टिकल तो होना ही नहीं चाहिए फिर, और अगर होगी तो कैसे होगी? नहीं, देखो जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उनके क्वांटम नंबर डिफरेंट होते हैं उनसे, तो उस सूरत में फॉर हम भी। एग्जांपल हमने न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, सर वो कैसा होगा सर? एंटी हाँ, न्यूट्रॉन। ये देखो जो एंटी होगा ना, कहाँ गया, मैं लिखता हूँ। जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का में क्या होता है, U डी होता है ना। तो जो एंटी प्रोटॉन होते हैं, लोगों ने एंटी हाइड्रोजन बनाई हुई है पूरी, यानी कि नेगेटिव प्रोटॉन बीच में और प्लस इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द सर्कुलेट कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये U बार डी बार होंगे, तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा।
इसी तरह न्यूट्रॉन में हमें मालूम है कि ये डी अप हैं, तो जो एंटी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें डी बार और यू बार होंगे, अभी भी ये न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ सॉरी, इसमें हमें इसके चार्जेस को देखभाल के वो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हो जाएंगे ये दोनों मिलके अगेन। हाँ, इन सब के चार्जेस क्योंकि हमने ओवरऑल किया है तो अभी भी इसके ओवरऑल चार्ज 0 रहेगा। तो बिल्कुल वो उनके क्वांटम नंबर्स हैं, ये सारे जो जिसे मैं ये कह रहा हूँ, ये बैरियन नंबर चार्जेस वगैरह, ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स हैं। ये एंटी पार्टिकल में बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। चार्ज कॉन्जुगेशन कहलाती है ये। सर मतलब इसको भी हम एंटी पार्टिकल चार्ज के थ्रू देखते एग्जैक्टली हैं कि मतलब चार्ज। एग्जैक्टली। यानी कि इंटरेस्टिंगली हम जो एंटी पार्टिकल्स वगैरह कहते हैं, वैसे तो देखो यही है कि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के हवाले से ले रहे हैं, लेकिन अगर लेट्स से न्यूट्रिनो की बात करें हम, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रिनो की बात मैंने इसलिए की आपसे कि न्यूट्रिनो दरअसल आज भी इस बारे में ये तय नहीं हो पाया है कि वाक़यतन न्यूट्रिनो की नेचर क्या है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक इटालियन साइंटिस्ट गुजरा है, उसका नाम था मेजोराना। मेजोराना इंटरेस्टिंग आदमी था। वो एक दफ़ा आई थिंक हार्डली ही वाज 34-35, वो एक बोट पे सेलिंग के लिए निकला और उसके बाद वापस ही नहीं आया, लेकिन जाते जाते बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर गया। वो न्यूट्रिनोज की नेचर के ऊपर सवाल उठा गया कि अगर तो न्यूट्रिनोज जो हैं वो खुद अपने ही एंटी पार्टिकल्स हैं, फर्ज करें, मैंने इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, अगर ये आपस में वाक़तन एक दूसरे यानी खुद न्यूट्रिनो अपना ही एंटी पार्टिकल है, राइट, तो वो न्यूट्रिनो कहलाएगा। मेजोराना जो है वो कहलाएगा न्यूट्रिनो। इफ मैं लिख देता हूँ, इफ द न्यूट्रिनो is the anti-particle itself, anti-particle of itself, तो हम उसको कहेंगे कि ये मेजोराना न्यूट्रिनो है, मेजोराना न्यूट्रिनो। अदरवाइज हम अगर ये कहते हैं कि न्यूट्रिनो अलग है एंड एंटी न्यूट्रिनो डिफरेंट है, इफ neutrino and antineutrino are two different particles, then the neutrino is called as Dirac neutrino. तो अभी तक ये मामला सेटल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि डेराक ने कहा कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होगा। एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होगा कि जिसके के जो ओरिजिनल पार्टिकल है उससे क्वांटम नंबर बिल्कुल रिवर्स होंगे। जब हम ये डेराक इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे ना चैप्टर 8 में, तो आप देखिएगा कि इन चीज़ों को समझने के बाकायदा मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं कि चार्ज कॉन्जुगेशन किस तरह से की जाती है। लेकिन न्यूट्रिनो वो वाहिद पार्टिकल है कि जिसके बारे में हम सेटल नहीं हम सेट नहीं अभी तक मामला सेटल है कि ये सेल्फ एंटी पार्टिकल है या कि इसका कोई दूसरा पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। अगर तो कोई दूसरा पार्टिकल एंटी पार्टिकल है तो डेराक न्यूट्रिनो है, अदरवाइज वो जो है वो सेल्फ वो होगा, मतलब खुद वो अपना ही एंटी पार्टिकल होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए मैंने न्यूट्रिनो का आपके सामने जिक्र किया। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू सर। जी मुदस्सर साहब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, बताइए क्या सवाल है। सर सर ये प्रोटॉन जो है वो डिके बिल्कुल नहीं होगा सर?
नहीं, फ्री हालत में नहीं होता। अगर फ्री हालत में फ्री डिके कर हालत। जाएगा तो बैरियन नंबर, क्योंकि वो लाइटेस्ट बैरियन है। आप जरा बैरियन की लिस्ट किताब की शुरू में देखिए, उसमें सर सबसे अगर हल्का हम हल्का उसको बैरियन प्रोटॉन है, वो डिके कर जाता है, सब पूरी कायनात डिके कर जाएगी। सर अगर उसको हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी कायनात बिका हो जाएगी। नहीं ये देखो, ये ऐसे नहीं डिके, मतलब मैं कह रहा हूँ फ्री हालत में डिके नहीं करता है, फ्री हालत फ्री में। हालत में। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर तो चेंज हो जाता है, ये बीटा डिके होते हैं ना, उसमें तो हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर के ये अंदर। हाँ, वहाँ तो बीटा वहाँ तो बीटा डीके गामा। वहाँ तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर प्रोटॉन को अपने हाथ पे रख के बैठ जाएं तो वो कयामत तक डिके नहीं होगा। हाँ, न्यूट्रॉन को आप हाथ में रख के बैठे हैं तो 11 से 12 मिनट के अंदर वो डिके कर जाता है, प्रोटॉन नहीं करता फ्री हालत में। सही है सर, सही है। सर, जी। ये जो आपने बताया माजुराना और ये ड्रैग, इन दोनों ने कोई मैथमेटिकल इसका प्रूफ नहीं दिया था, हाँ, ये दिया एंटी है, पार्टिकल और। दिया है, लेकिन मसला ये है ना कि देखिए, थ्योरी में हमारे यहाँ साइंस में आखिरी बात तो एक्सपेरिमेंट बताती है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आज तक चल रहे हैं जो कि इस बारे में सेटल डाउन नहीं कर सके कि ये न्यूट्रिनो जो है वो मेजोराना पार्टिकल है या डराक पार्टिकल है। अगर हमें पता चल जाए तो कई कई मसले हमारे हल हो जाएंगे, और जो भी इसको सेटल डाउन करेगा उसको नोबेल प्राइज मिलना है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई, एंड आई एम नॉट किडिंग। दुनिया भर में आज भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिसने भी न्यूट्रिनो की बारे में सही मालूमात दे दी कि वो क्या है, सीधा सीधा नोबेल प्राइज है, क्योंकि बहुत सारे मसले इससे हल हो जाएंगे। यस, इसरार साहब क्या पूछ रहे हैं आप, या नहीं आपने सर वे हाँ, ये पहले, सर ये ड्राइव। हाँ, क्या कहा आपने? सर जो पहले क्वेश्चन अच्छा, पूछने ठीक के है, लिए सही किया था। है, सही है। एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब ये आप मुझे फिर बता दीजिएगा, अगर आप एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना चाहें, मुश्किल से मुराद ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो मैं आपको कुछ ऐसी लेक्चर सीरीज़ बता सकता हूँ कि आप उसको फॉलो करें, कि उसकी नोट्स अवेलेबल हैं, हम उसको डिस्कस करें। बट इन दैट केस यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अदरवाइज पुराने पिछले साल के लेक्चर्स मौजूद हैं, हम वो भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, बल्कि अब मैंने आपको लिंक तो भेज ही दिया है। तो दैट्स अ ट्रेडिशनल वे। अब लेकिन इतने सारे 34 लोगों में मुश्किल से 10-12 लोग, 7-8 लोग इसको कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनमें कितनी हिम्मत है और क्या कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये पार्टल सर एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, मतलब स्टडी करने के बाद भी अगर आप देख ले तो इस तरह लगता है जैसे क्या हमने इसको चीज़? स्टडी नहीं किया हो। सर मतलब ये बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है, वोलेटाइल? समझ में। यस सर। देखो, ये तो सर तुम्हारे ऊपर मतलब है कि तुम चीज़ों के बारे में कितना क्रेजी हो, क्या हो, बहरहाल सब तो ये हो।